हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वैद आईसीएस। वैद आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो इंडियन ओशन रीजन से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और वो ये कि मालदीव में अभी इलेक्शन कंडक्ट हुए, उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। और उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में आपने देखा होगा कि दो बड़े कैंडिडेट्स थे, दो बड़े कंटेंडर्स थे। एक वहाँ के निवर्तमान राष्ट्रपति मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के मिस्टर इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, और दूसरी तरफ थे पीपल्स नेशनल कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद मोइजू। और अब आपने देखा होगा कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और 30 सितंबर को अभी इलेक्शंस हुए थे, और जो रिजल्ट आया है वो ये आया है कि एमडीपी पार्टी के इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, जो कि वहां के निवर्तमान राष्ट्रपति थे, वो चुनाव हार चुके हैं। इनको इंडिया का एक बड़ा समर्थक माना जाता था, और अब जो यहाँ पर सरकार बनी है पीएनसी पार्टी की, मोहम्मद मोइजू ये जो कैंडिडेट यहाँ पर जीते हैं, जिनको 54% के आसपास वहाँ पर वोट्स मिले। कहा जाता है कि ये चाइना समर्थक हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा कैंपेन भी लॉन्च किया हुआ था, इंडिया आउट कैंपेन। ऐसा व्यक्ति, ऐसी पार्टी, ऐसा ऑपोजिशन जो कि ओपन इन द आउट एक कैंपेन चलाता है, इंडिया आउट कैंपेन, ये अब सरकार में आ चुका है। तो इनके सरकार में आने के बाद क्या डायनेमिक्स होंगी इंडियन ओशन रीजन में? अब आपको क्या ऐसा देखने को मिल रहा है कि इंडियन ओशन रीजन में एक दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा? क्या इंडिया के लिए एक वैसा ही हॉस्टाइल नेशन इंडियन ओशन रीजन में देखने को मिलेगा? क्या इंडिया जो अभी तक वहां पर जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चला रहा था वो सब बंद कर दिए जाएंगे, जैसा कि इसके पहले इसी पार्टी की जो उसके पहले राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन, जब उनके समय में उनकी सरकार बनी थी तो वो काफ़ी प्रो चाइना स्टैंड्स रखते थे, और इंडिया के जितने प्रोजेक्ट्स थे, जैसे कि वहाँ का एयरपोर्ट बनाने के लिए जेएमआर को प्रोजेक्ट मिला हुआ था, वो उन्होंने कैंसिल करा दिया था। इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने चाइनीज़ कंपनीज़ को दे दिए थे, इंडियन कंपनीज़ को धीरे धीरे करके भगा दिया था। तो क्या अभी भी वैसे ही देखने को मिलेगा? क्या ऐसा भी हो सकता है कि मालदीव में ग्वादार जैसा कोई प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, और फिर से वो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि चाइना इंडियन ओशन रीजन और इंडिया के पड़ोसी देशों को लुभा करके इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, क्या वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स फिर से एक्टिव हो जाएगा, फिर से बनता हुआ कहीं नजर आ रहा है? तो इसी सभी चीज़ों को लेकर हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, इलेक्शंस के बारे में हम लोग बातें करते हैं कि अभी आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्शंस हुए, और यहाँ का जो ऑपोजिशन है पीएनसी पार्टी है, वो कैंपेन चला रही थी, इंडिया आउट कैंपेन। और उस कैंपेन में उनका कहना यह था कि इंडिया बहुत ज़्यादा दखलंदाजी कर रहा है मालदीव के इंटरनल अफेयर्स में। हालांकि वो देखिए, कोई इंटरनल अफेयर्स में भारत की पॉलिसी रही, आपको पता है, हम कहीं पे भी दुनिया के किसी देश में इंटरनल अफेयर्स में कोई इसी प्रकार का कोई इंटरवेंशन नहीं करते। हाँ, उनके यहाँ पर किसी प्रकार का अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, कोई डेवलपमेंट प्रोसेस है, उसको जरूर एड करते हैं। अब इसको अगर पीएनसी पार्टी के जो नेता हैं अगर इसको इंटरवेंशन कहें तो फिर तो क्या ही कहा जा सकता है। अदरवाइज आप देखें तो वहाँ के पोर्ट्स, वहाँ के एयरपोर्ट्स और उनके वेरियस अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने में भारत की कंपनीज हेल्प कर रही थी। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में मालदीव में पानी की बहुत बड़ी कमी देखने को मिली थी, तो भारत ने टैंकर्स के थ्रू बड़े पैमाने पर वहाँ पर वाटर सप्लाई की थी। इतना ही नहीं, जब अभी कोविड आया, कोविड पैंडेमिक के समय में चाइना कहाँ था उनके वहाँ पर? अगर कोविड पैंडेमिक के टाइम पर मालदीव की किसी ने हेल्प की, किसी ने उनको एक रिलायबल वैक्सीन टाइमली पहुंचाई, तो वो तो भारत ही था। और उसके बावजूद इस प्रकार के आरोप भारत के ऊपर में लगा करके, लेकिन चुनाव जीतने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। अब हो सकता है उन्होंने चाइना से किसी प्रकार का समर्थन ले लिया हो, और समर्थन लेने के बाद वो इस प्रकार का कोई कैंपेन चला रहे हो। देखिए, इंडियन ओशन रीजन में चाइना बहुत लंबे समय से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि इंडियन ओशन रीजन को डोमिनेट करे, और इस रीजन में इंडियन डोमिनेंस को किसी प्रकार से काउंटर कर पाए, इंडिया को घेर ले, इंडिया की सभी पड़ोसी देशों में जाकर एक प्रोमिनेंट पोजीशन ले ले, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की लोकेशंस पर बैठ जाए। ये करने की चाइना लगातार कोशिश कर रहा है, और अगर चाइना में, मालदीव में इस प्रकार की सरकार अपने फेवर की अगर वो बनवा रहा है, तो इसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम की तरह से इसको देखा जाना चाहिए। खैर, अभी ये जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए यहाँ की, अगर हम लोग इलेक्शंस की बात करें कि इलेक्शंस कैसे होते हैं वहाँ पर, तो देखिए,
मालदीव में भी बिल्कुल फ्रांस की ही तरह एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, और फिर वहां पर भी फ्रांस की तरफ से किसी को भी जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए 50% से ज़्यादा वोट पाने होते हैं। तो अभी इलेक्शंस जो हुए वहां पर ऐसे ही कुछ देखने को मिला कि मोहम्मद मोइजू की जो पार्टी है यानी कि पीएनसी, उसको 54% वोट मिले और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट सोली को सिर्फ 46% के आसपास वोट मिल पाए। तो ऑब्वियसली क्लियर विनर हैं मोहम्मद मोइजू। मोहम्मद मोइजू के बारे में आपको देखिए एक चीज़ समझनी होगी। अभी हम लोग यहाँ की जब इलेक्शंस हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, पहली चीज़ जानिए कि इनकी पार्टी के जो असली नेता हैं वो अब्दुल्ला यमीन हैं, जो कि इसके पहले यानी कि इब्राहिम मोहम्मद सोली के ठीक पहले वहाँ के राष्ट्रपति थे, और वो ओपन इन द आउट चाइना का समर्थन करते थे। इस बार भी वो कोशिश कर रहे थे कि अब्दुल्ला यमीन ही चुनाव लड़ें, पीएनसी पार्टी के मेन कैंडिडेट वहीं बने, लेकिन उनके ऊपर में मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा हुआ है। तो सोचिए, ऐसा व्यक्ति जिसकी इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी कुछ बची नहीं है, कोई फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी है नहीं, वो व्यक्ति जिसको दुनिया भर में लोग जानते हैं कि चाइनीज़ कंपनीज से चाइनीज़ गवर्नमेंट के पेमेंट पर वो काम करते थे, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तमाम इसके ऊपर में आर्टिकल्स हैं, आप आसानी से अगर गूगल सर्च करेंगे तो भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। वो व्यक्ति इस प्रकार का कैंपेन चला रहा है, इंडिया आउट कैंपेन। तो जब उनको लगा अब्दुल्ला यामीन को कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, एक डमी कैंडिडेट उतार दिया। इसका मतलब ये होगा कि पर्दे के पीछे से सरकार अभी भी अब्दुल्ला यामीन ही चला रहे हैं, उनका जो फ्रंट फेस है बस वो कौन हो जाएंगे, ये मोहम्मद मोइजू हो जाएंगे। देखिए, अगर हम लोग यहाँ के इलेक्टोरल प्रोसेसेस की अगर हिस्ट्री की बात करें तो आप देखेंगे कि 1968 के आसपास से यहाँ पर यही सिस्टम चल रहा है, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। पहली बार जब यहाँ पर चुनाव हुए तो स्टार्टिंग में एक इब्राहिम नासिर नाम के कैंडिडेट थे, वो जीत गए। इब्राहिम नासिर जी लगातार 2 टर्म तक रहे, 2 बार जीत गए। पहली बार जीते, उसके बाद तो दोबारा चुनाव लड़े, फिर जीत गए। तो तीसरी बार भी उन्होंने बोला कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लोगों ने विरोध किया। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, एक ही कैंडिडेट बार बार जीतता रहेगा, एक ही पार्टी की सरकार बार बार रहेगी, तो इस तरह की डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपना कैंडिडेचर फाइल नहीं किया, लेकिन तीसरी बार उन्होंने अपना ही एक डमी कैंडिडेट उतार दिया, जिनका नाम था अब्दुल गयूम। वहां पर 30 सालों तक रहे, और अब्दुल गयूम जी के समय में आप देखेंगे भारत और मालदीव के बीच में ऐसा कोई खास डिस्प्यूट देखने को नहीं मिला। भारत और मालदीव के बीच में अच्छे संबंध थे, ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ। लेकिन फिर वहाँ पर एक क्राइसिस आई, और क्राइसिस ऐसी कि वहाँ की सरकार को अपदस्थ करके एक मिलिट्री तख्तापलट करने की कोशिश की गई। जब वहाँ पर मिलिट्री तख्तापलट करने की कोशिश की गई तो 1988 में आपने देखा होगा बहुत ही फेमस एक ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। भारत सरकार ने इंडियन आर्मी भेजी, और इंडियन आर्मी को भेजकर अब्दुल गयूम की सरकार बचाई, और फिर उसके बाद ये प्रोसेस आगे चलता रहा। 2008 में जाकर मालदीव में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, और उस नए कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से नए तरीके से चुनाव होने लगे। तो जो पहला कैंडिडेट वहां पर इस तरीके से जीता, उनका नाम था मोहम्मद नासिर। ये देखिए, शुरुआत में जो 1968 में हम लोग देख रहे थे वो थे इब्राहिम नासिर, यहाँ पर 2008 में जीते मोहम्मद नासिर ने भी शुरुआत में बहुत ही न्यूट्रल रवैया अपनाया। जब उनका शपथ ग्रहण थी, उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में भारत के वाइस प्रेसिडेंट एज अ गेस्ट भी गए। उस टाइम पर हामिद अंसारी जी थे भारत के वाइस प्रेसिडेंट, तो वो शपथ ग्रहण समारोह में भी गए थे। तो इस प्रकार का कॉर्डियल रिलेशन था। काफ़ी लंबे समय तक मोहम्मद नासिर ने एक न्यूट्रल स्टैंस बनाए रखा, लेकिन धीरे धीरे कर लेटली जब हम कहते हैं कि चाइना ने वुल्फ वॉरियर स्ट्रैटेजी अपनाई, इंडिया को घेरना शुरू किया, एनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया थ्योरी की शुरुआत हुई, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की शुरुआत हुई, शायद यही वो समय रहा होगा जब चाइना ने मोहम्मद नासिर को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया होगा। तो मोहम्मद नासिर के टर्म के एकदम एंड के टाइम पर इन्होंने भारतीय कंपनीज को बाहर जाने के लिए कह दिया, इंडियन कंपनीज के कुछ प्रोजेक्ट्स उनसे छीन लिए और चाइनीज कंपनीज को दे दिए। और फिर चुनाव हुआ, चुनाव के बाद आप देखेंगे अब्दुल्ला यमीन की सरकार बन गई, यही पीएनसी पार्टी के। और जब अब्दुल्ला यमीन की सरकार बनी, ये तो पूरी तरीके से ओपन एंड द आउट चाइना का समर्थन करते थे।
इन्होंने तमाम सारे प्रोजेक्ट्स चाइना को दे दिए। चाइना की प्रेजेंस मालदीव में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इसके बाद आप देखेंगे कि 2013 से लेकर 2018 तक इनकी सरकार रही, लेकिन 2018 में फिर यही हुआ कि वहाँ की जनता इनसे परेशान हो चुकी थी। सारे प्रोजेक्ट चाइनीज़ कंपनीज को दे रहे थे। चाइनीज़ इंटरवेंशन के कारण जहाँ की जनता परेशान होकर 2018 में एक नई सरकार चुनती है, और वो सरकार जो होती है वो होती है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की, एमडीपी की, और राष्ट्रपति बनते हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इनका जो रवैया था ये काफ़ी हद तक प्रो इंडिया था, और इस हद तक प्रो इंडिया आपको इसका बहुत आसान है इसको समझना। सिंबोलिज्म समझिए, इनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद पहुंचे थे। तो इस तरह से एक प्रो इंडिया स्टैंड वो रख रहे थे। फिर बहुत सारी चाइनीज कंपनीज के हाथ से प्रोजेक्ट्स ले लिए गए। जो मालदीव लगातार डेट ट्रैप में फंसता जा रहा था, उस डेट ट्रैप से भारत ने उनको निकालने की भरपूर कोशिश की अपने एंड से। उनकी जब जब हो सका उनकी मदद की। जब वहाँ पर वाटर क्राइसिस आई तब भारत ने हेल्प की, जब कोविड आया तब भारत ने हेल्प की, टाइमली वैक्सीन सप्लाई करके। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भारत और मालदीव के बीच में काफ़ी कॉर्डियल रिलेशनशिप थे। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स इंडियन कंपनीज को मिले हुए थे। लेकिन अभी फिर इंडिया आउट कैंपेन चलाकर पीएनसी पार्टी की सरकार यहाँ पर बन चुकी है। अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या चाइनीज़ दखलंदाजी फिर से बढ़ेगी, क्या फिर से इस प्रकार का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक्टिव होगा। और अगर ये होता है तो देखिए इंडियन ओशन रीजन में भारत को एक बड़ा सेटबैक लगेगा। को पता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भारत इंडियन ओशन रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा नहीं कि यहाँ के जो मेनलैंड कंट्रीज हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, सिर्फ उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स को भारत ने ध्यान में रखा है। छोटे छोटे देश, मालदीव, सेशल्स, अब देखिए यूनाइटेड नेशंस में मालदीव की आवाज बनता है भारत। जब ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरीज बायोट, आपको पता है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरीज जो कि मालदीव क्लेम करता है कि उनका था और ब्रिटेन ने उसके ऊपर में इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है, इसकी जब वकालत करनी होती है यूनाइटेड नेशंस में तो भारत करता है। सेशल्स की कोई जरूरत होती है तो भारत निभाता है। मालदीव कितने लंबे समय से उनकी जरूरतों का ध्यान भारत रख रहा था। और चाइना अभी आजकल अचानक से आकर BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मैरीटाइम सिल्क रूट प्रोजेक्ट के थ्रू महंगे प्रोजेक्ट्स किसी कंपनी को जबरदस्ती उनके वहां पर लॉन्च करा करके उनको डेट ट्रैप में फंसा करके वहां पे एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन ले रहा है। जैसे कि अभी आपने श्रीलंका में देखा, श्रीलंका में हम्बनटोटा जैसा बड़ा प्रोजेक्ट, महंगा प्रोजेक्ट, चाइना की सरकार को जबरदस्ती थमा दिया गया, निश्चित तौर पर उनकी सरकार को इन्फ्लुएंस करके। और वो प्रोजेक्ट आपको पता है कितना महंगा प्रोजेक्ट था कि सरकार वहां की पे नहीं कर सकती थी। और वहीं हुआ कुछ समय के बाद में चाइना श्रीलंका डेट ट्रैप में फंस गया और उनको ये पूरा का पूरा हम्बनटोटा पोर्ट कॉम्प्लेक्स 99 ईयर्स की लीज पर चाइना को देना पड़ा। ऐसी ही चीजें उम्मीद की जा रही हैं कि हो सकता है कि कल को मालदीव में भी देखने को मिले। फिर भारत के लिए जो कंडीशन बनेगी वो ठीक नहीं होगी। चलिए, ये था डिस्कशन इसके बारे में। इससे रिलेटेड हमारे पास में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन इंडियन ओशन region have led to enhance bilateral relations with island nations like the Maldives and Seychelles। सही बात है। देखिए, भारत का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है इंडियन ओशन रीजन में। इस कारण से भारत लगातार अपने संबंध इंडियन ओशन रीजन के कंट्रीज के साथ में अच्छा करता जा रहा है, और उसी का नतीजा है कि मालदीव के साथ में, सेशल्स के साथ में भारत ने अच्छे संबंध बनाए। दूसरा है, द स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ आइलैंड नेशंस इन द इंडियन ओशन रीजन फॉर इंडिया एनकम्पासेस जियोपॉलिटिकल कंसीडरेशंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। बात सही है कि इंडियन ओशन रीजन के जो भी आइलैंड नेशंस हैं उनके साथ में जो भारत के संबंध हैं उनके क्या डायमेंशंस हैं? उनके डायमेंशंस हैं जियोपॉलिटिकल कंसीडरेशंस। जियोपॉलिटिकल कंसीडरेशंस का मतलब कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो न्यूट्रल स्टैंड रखें या फिर कम से कम भारत के दुश्मनों को यहाँ पर जगह ना दें। एक तो ये था। दूसरा है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। किस क्षेत्र में जिस भी प्रकार के इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जरूरत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना होगा, भारत उसमें उनकी हेल्प करेगा। और तीसरा है सिक्योरिटी कोऑपरेशन। अगर ऐसे देशों में अगर कभी किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स आते हैं तो उनमें भी भारत उनकी मदद करेगा। भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन करके उनके लिए सामने आएगा, चाहे वो कोई फिजिकल सिक्योरिटी की बात हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो।
वो हम लोग करेंगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं इंडियन ओशन रीजन के कंट्रीज के साथ में भारत के संबंध में। तीसरा स्टेटमेंट, इंडियाज प्राइमरी फोकस इन इंडियन ओशन रीजन इज लिमिटेड टू मेनलैंड कंट्रीज एंड इट हैज नॉट एक्टिवली परस्यूड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद आइलैंड नेशंस। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इस स्टेटमेंट का एक एंटी स्टेटमेंट हो गया, उसका तो काउंटर ही हो गया। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। पहला दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। आपसे पूछा गया हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट, कितने स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। देखिए इसी तरीके की एग्जाम में गलती होती है, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। पूछा है कितने स्टेटमेंट गलत हैं, तो एक स्टेटमेंट इसमें से गलत है, दो सही है।